हेलो आना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को शुरू करते हैं, जहां आपके जेनेटिक्स के पोर्शन को जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे उसी को आगे कैरी करेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है? सुनाई भी दे रहा है? दिखाई भी दे रहा है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलिए तो शुरू करते हैं आपके आज के इस टॉपिक को। अब तक हमने जेनेटिक्स में कुछ बेसिक पार्ट जो है वो कर लिया था। बाकी कल का जो क्लास था आप लोगों का वो नहीं हो पाया था, क्योंकि कल तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस कारणवश सुबह मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। और क्लासेस अब आपकी वही डेली सेम टाइम पर 8 बजे रहने वाली है। और इसके अलावा कल जो ब्लड का टॉपिक लगा हुआ था वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं, आगे उसको पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है। कल परसों भी संडे को आपका क्लास हुआ था, तो बताया था कि कैसे हम अपने इस बॉटनी के पोर्शन को खत्म होने के बाद फिर बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। चलिए। कल बच्चों थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। ठीक है। बुखार की वजह से फ़ोन का भी नहीं पता कैसे तुम लोग को वो कराया जाए, तो इसीलिए आपके पास इन्फॉर्मेशन भी लेट पहुंची थी। ठीक है। चलिए तो शुरू करें आज के इस टॉपिक को। आई होप कि सभी लोगों ने वहां तक का पोर्शन रिवाइज कर लिया होगा कि हमने जेनेटिक्स का एक बेसिक पार्ट जो है वो कवर कर लिया था। अब बात करेंगे आगे की तरफ। क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, सुबह के 8 बजे। 7 बजे वाला टाइम आपका हटा दिया गया है और यही सेम टाइम जो है वो आपका रहेगा। बाकी सब एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है। बार बार इन चीज़ों को बीच सेशन में लेके परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है। अब कोई टाइम नहीं बदलेगा। चलो। जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक कुछ बातें डिटेल डिस्कस करी थी कि भाई देखो ये होता क्या है। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन का एक कॉम्बिनेशन है। ये हम ऑलरेडी संडे वाली क्लास में पढ़ चुके थे। संडे को आपकी 1 घंटे की क्लास हुई थी, उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है। बिल्कुल जीएसटी इंस्पेक्टर लोकेश सीजीएल के लिए सफिशिएंट है, पढ़ सकते हो। तो जेनेटिक्स जो है वो इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों का एक संयोजन है। कि कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाएं हमारे अंदर माता पिता से आती हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक वेरिएशन भी देखा जाता है। यानी कि कुछ भिन्नता भी यहाँ पर देखी जाती है, कुछ चीजें वेरिएशन के साथ देखी जाती हैं, हर बच्चा समान नहीं होता। फिर हमने बात की थी कि इसके अंदर क्या क्या इनकी मेन डेफिनेशन है। फिर हमने कहा बेसिक यूनिट क्या क्या होती हैं, हेरिडिटी की क्या है, और इसी प्रकार से जीन क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये जो जीन होते हैं यही हमारे डीएनए को बनाते हैं, और इसके बाद यही डीएनए आगे जाकर के गुणसूत्र बनाने का काम करते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिविजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है। सबके चैट शो हो रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आपसे पढ़ के बायोलॉजी स्ट्रांग हो गई, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है रुचिका। बच्चे हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। कुछ अलग से नहीं पढ़ना मैम, इसको पढ़ के जाएंगे, पीवाईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, मोर देन इनफ है। हाँ देवशीष, ठीक है। इनहेरिट हो रहे हैं गुण, उसी प्रक्रिया को हम यहाँ हेरिडिटी कह रहे हैं, वंशागति कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि मेंडल साहब थे जो कि फादर कहलाते हैं जेनेटिक्स के। इन्होंने काम किया मटर के ऊपर, और मटर के ऊपर काम करने के बाद इनको कुछ अलग अलग उसके विपरीत लक्षण जो हैं वो यहाँ पर नजर आए थे। इसके बाद बात करेंगे कि क्यों इन्होंने लिया, ये सारे फीचर्स हमने पढ़े, और क्या क्या इनके क्रॉसिंग के असर जो है वो हमें देखने को मिले थे। तो हमने लास्ट सेशन में ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनवाया था लास्ट में। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट? एक बार एक थम्सअप का साइन भेज दो अगर सबको क्लियर था तो। एक बार जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो कि मैम हमें सब कुछ यहाँ तक क्लियर था। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कराया था, ये समझ आ गया था कि नहीं आ गया था? फटाफट से बता दो। साधना, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स का पोर्शन, अनुवांशिकी का चैप्टर। जिसने नहीं पढ़ा हो, आज जिसकी भी पहली क्लास हो, संडे वाला एक सेशन हुआ था, परसों की आपकी वीडियो होगी बॉटनी की क्लास नंबर 9, उसको देख लेना तो आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो सबको क्लियर हो गया था ना? अब मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर हमने जो शब्द देखे हैं उस आधार पे हम कुछ शब्दावली बनाएंगे। इस पूरे जेनेटिक्स की एक शब्दावली होती है कि क्या जीन है, क्या आपका क्रॉस है, क्या किस प्रकार से संकरण बनता है, क्या क्या चीजें देखी जाती है। राइट। तो इसी को एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो भी यहाँ पर अपना इजीली इसको समझ पाएंगे। चलिए यहाँ तक तो बच्चों देखो हमने पढ़ ही लिया था। बात बात आती है कुछ शब्दावली की, टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं डोमिनेंट।
जिसका मतलब होता है प्रभावशाली। देखिए डोमिनेंट का मतलब क्या है, आपने कहा कि मैम हमने ना बहुत सारे अलग अलग गुण लिए, जैसे टॉल लिया, ड्वार्फ लिया, कि बीच का जो शेप है वो यहाँ पर कैसा हो सकता है, इन्फ्लेटेड हो सकता है, कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, या कलर है वॉयलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है। हम कई सारी ये चीजें देख रहे थे कि विपरीत लक्षण हमारे पास आ रहे थे। और चलो मैम सब छोड़ो, मेंडल साहब की कहानी को भी छोड़ो, एक तुम ही नॉर्मल कहानी सुनो कि मैम एक बहुत मोटा व्यक्ति था, ठीक है, इधर देखो, एक ना बहुत ही मोटा व्यक्ति था, कि लगभग इसके पीछे अगर कोई खड़ा हो जाए तो भैया किसी का कोई भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये मैम एक ऐसा व्यक्ति है, वाकई वाकई में मतलब डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल साइज का है। इधर देखो जरा ध्यान से समझो, इनके तो मैम क्लास में डाउट्स खत्म नहीं होते कि मैम क्लास में आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, विकास होने वाला था, लेकिन खत्म तो होने दो इसको, तभी तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। संडे में क्लास हुई थी, सुबह के 8 बजे ही क्लास हुई थी, संडे में इवेंट भी आपका लगा था। चलिए देखिए, आज जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, आप लोग एक क्लास बॉटनी नंबर 9 की कर लीजिएगा, आपके में बैच में आ जाएगी। अदरवाइज आज के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, नया टॉपिक नहीं है, जो नया टॉपिक होगा आप तब से पढ़ सकते हो। अभी आज ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे, आप कल वाली क्लास से कवर कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जरा इस मोटे व्यक्ति को देखो कि मैडम ये क्या करने वाला है। ये एक बहुत ही डबल ट्रिपल एक्सेल साइज का एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है मैम, मान लिया, ठीक है, और इसके कर दो जितने भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो, बहुत मोटा है। इसके पीछे मैं एक बिल्कुल स्लिम जीरो फिगर वाले व्यक्ति को अगर खड़ा कर दूं, तो क्या तुम उसको देख पाओगे? सेम हाइट है दोनों की, जल्दी से बताओ एक बार, क्या आप उसको देख पाओगे कि नहीं? अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिर से पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्या आप उसको देख पाओगे कि मैम इतना मोटा व्यक्ति, उसके पीछे सेम हाइट का एक बहुत पतला सा व्यक्ति खड़ा हुआ है? हमें दिखाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसके आकार के सामने वो अपना आकार दिखा ही नहीं सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो उठ करके बाहर आ जाए कि भाई मैं पीछे नहीं खड़ा हूंगा, मैं आगे खड़ा हूंगा। ऐसा ही तो होता है। ऐसे ही हमारे जो अलग अलग बॉडी में ट्रेट्स पाए जाते हैं, जो लक्षण हैं, उनमें से कुछ प्रभावशाली होते हैं। प्रभावशाली मतलब कि भाई कोई हो चाहे ना हो, हम अपना प्रभाव दिखा देंगे। वो क्लास में देखा है कुछ शरारती बच्चे होते हैं कि पूरी क्लास में इंटेलिजेंट तो कोने में बैठा हुआ पढ़ रहा होगा, लेकिन वो शरारती बालक कुछ ना कुछ करके अपनी हरकत दिखा देगा टीचर को कि हाँ देखो मैडम मैं हूं। जैसे अभी आप में से भी कोई एक आधा कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देगा, मैडम देखो पहले नजर जाए। प्रभावशाली हैं वो, डोमिनेंट हैं, अपने आप को दिखाना जानते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ठीक है। तो बोलो समझे कि नहीं? इसी वर्ड को कहते हैं डोमिनेंट, प्रभावशाली, जिसका प्रभाव दिखता है, ठीक है, यानी कि जो खुद को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसे ही हमारे जो मटर के दाने लिए थे, या मटर का जो पूरा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उस मटर के एक्सपेरिमेंट के केस में भी मैडम हमने यही देखा कि यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा आपको डोमिनेंट दिख रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, देखो भाई जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ करके चलो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो खुद को दिखा सकते हैं, कुछ इनके ट्रेट्स ऐसे हैं जो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी संडे वाली क्लास नहीं हुई है कोई बात नहीं, समझ लो, बाकी संडे वाली क्लास कर लेना इस क्लास के बाद, ठीक है। तो मैम इसके अंदर देखो, जैसे हम बात करें तने की ऊंचाई है, लंबा भी है बोना भी है। अब लंबा वाला क्या है, डोमिनेंट है, लंबा वाला खुद का प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन बोना वाला खुद का प्रभाव दिखा नहीं सकता है। इसी प्रकार से बैंगनी है, ये अपना प्रभाव दिखा देगा, लेकिन सफेद वाला अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। सब में ये जो आप आगे की तरफ लिखे हुए देख रहे हो, ये प्रभावशाली हैं, ये डोमिनेंट जीन्स यहाँ पर कहे जाते हैं, जिनका इफेक्ट हम आसानी से देख सकते हैं। यही मैं बाकी की फूली हुई हरी हुई गोल जो है और दूसरे कैरेक्टर्स को देखूं, वो नहीं दिखा पाएंगे। तो आपके जितने भी लक्षण होते हैं उनमें से कई कहते हैं ना इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है नेचर में, ये सभी चीजें आपकी आती हैं कि एक अपना इफेक्ट दिखा देता है, दूसरा नहीं एक्सप्रेस कर पाता, राइट। चलो
तो इसी को लिखेंगे, दोज हु कैन easily express themselves। यह अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। उदाहरण, टॉल, क्या है, तने की ऊंचाई, स्टेम हाइट। रिसेसिव, अप्रभावशाली। अब आपने कहा कि इतना मोटा व्यक्ति था, भाई उसको हम अगर देखना चाहें तो सामने से तो देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ वो जो पतला व्यक्ति था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था, इसीलिए उसको हम कहेंगे रिसेसिव, अप्रभावशाली। मतलब वो व्यक्ति, वो जो पतला सा व्यक्ति है, अगर मैं उसको अकेले खड़ा कर दूं तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन अगर वो उस मोटे व्यक्ति के साथ हो, यानी डोमिनेंट के साथ हो, तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी चीज को हम डोमिनेंट और रिसेसिव के तौर पे यहाँ पे जानते हैं। क्या समस्या आ रही है भाई? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अंकित, यहाँ हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है बेटा, जो आएगा वही पढ़ा रहे हैं आपको। चलो, सबको क्लियर है? बायो का सीक्वेंस पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो, दिलखुश। चलिए, तो रिसेसिव के लिए लिखेंगे, दोज हु कैन नॉट एक्सप्रेस in the presence of dominant genes। यह प्रभावशाली जीन की उपस्थिति में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते। जैसे टॉल के साथ जब हम कह रहे थे कि ड्वार्फ है, ठीक है, बोनापन है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक आपका रेसेसिव फीचर यहां पर हो जाएगा। नोट करिए इसको फटाफट से। चलो, नहीं नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट नहीं होगा। नहीं मनीष, 7 बजे क्लास नहीं होगी। सारा सिलेबस हो जाएगा जल्दी, आप सिलेबस की टेंशन मत लो, आप अपना जो पढ़ा रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिलेबस की टेंशन तो आप हम पर छोड़ दीजिए। अगर नहीं होती तो शायद आज इतना तेज बुखार है, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्लास ले रहे हैं। कल बिल्कुल भी नहीं ले पाए थे, इस वजह से तो आपकी क्लास हो ही नहीं पाई। अब ये सोचा कि दोबारा से आज की भी क्लास की छुट्टी होगी, इससे अच्छा है क्लास ले ही ली जाए। ठीक है बेटा, तो इस चीज की चिंता तो हमें भी बहुत है कि आपका सिलेबस कराना है, तो आप बिल्कुल भी समस्या मत लीजिए इस बात की। ऋषिराज, ये पोजीशन उसकी है कि फूल कहाँ पर निकलता है, पौधे में टॉप पर निकल रहा है या एंड में कहीं निकल रहा है, ये सारी चीजें बताते हैं। अब हमने कल इसके कुछ एलील्स के नाम भी लिखे थे कि टॉल है तो मैं इसके लिए कैपिटल टी लिख सकती हूँ, यहाँ पे ड्वार्फ है तो मैं इसके लिए स्मॉल टी लिख सकती हूँ। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, समझ आया? लिख लिया सभी ने? जल्दी से बताओ एक बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसको कहते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, नंबर तीसरी हेडिंग डालना फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि हम देख करके किसी को, किसी के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या बता रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको देखकर बोलूं कि भाई आपके दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, इंसान है, एक नाक है, बाल हैं सर पे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने देख के बताया। तो देख करके आपने कहा चूहा है तो चूहा कैसा दिख रहा है, बिल्ली है तो बिल्ली कैसे दिख रही है, पौधा है तो पौधे कैसे दिख रहे हैं, एक तना है, जड़ है, पत्ती है। जो हम देख पाते हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक उनका जो भी रूपांतरण यहाँ पर हो रहा है वो कैसा है। अगर मैं उस चीज को देख करके बताऊं कि भाई क्या आपकी विशेषताएं हैं, तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप यानी कि दीज आर ऑब्जर्वेबल फीचर्स shown by physical appearance। ठीक है, यह है गुण भौतिक विशेषताओं के होते हैं जो देखकर बताए जा सकते हैं। अच्छा उदाहरण दीजिए एक बार, इसका क्या हो सकता है फिनोटाइप का उदाहरण क्या होगा। आपने कहा देख करके तो मैं बता सकता हूँ कि पौधा लंबा है या बोना है, उसके फली का कलर कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस बाहर से देख के, आउटर कैरेक्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये जितने भी हमने अलग अलग देखे थे, हाइट, कलर, ठीक है, लेंथ या शेप यानी कि लंबाई, रंग, आकार आदि। भाई इन्हीं को तो देखकर बता सकते हो आप कि भाई ये कैसे दिख रहे हैं हमें, टॉल है, ड्वार्फ है, ये सब चीजें हम देख के बता सकते हैं। लेकिन एक वर्ड और आता है यहाँ पे जिसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीन्स का टाइप कह सकते हैं ना इसको, कि ये जीन का टाइप है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है दीज आर या दीज इंक्लूड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यह है जीन की संरचना व केंद्रक की जानकारी रखता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने कहा कि मैम लंबाई है, टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, लेकिन मैं देख करके अगर उसके ये बता दूं कि उसके जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, या कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ये उसके जीन्स यहाँ पर हो जाएंगे जो एलील के जोड़े में हमने लिखे थे। हमने कहा था ना एलील होता है, तो वही एलील के जोड़े यहाँ पर हो जाएंगे। कि भाई अभी तक तो मैंने बाहर देख कर बताया कि आपके दो हाथ दो पाँव हैं, लेकिन आपके शरीर में जीन्स कौन से हैं ये मैं अगर देख कर बता रही हूँ तो इसको जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, चलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। देखो अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं करी है तो एक बार जरूर से कर लेना, बाकी ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको फीचर्स जो है वो बता रही हूँ। क्लियर है कि नहीं। मैम मुझे भी टीचर बनना है। अच्छा लखन, पहले कोशिश करो जो सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो, अगर वो आपको देना है, वाकई में सरकारी नौकरी लेनी है, पहले उसकी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। ब्लड हुआ ही नहीं था पवन कुमार, ब्लड की वीडियो तो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ब्लड हमने पढ़ाया ही नहीं था कल। तो भाई ये फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है, पी से फिजिकल अपीयरेंस, जी से जीनोटाइप, जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं सबको कि क्या फिजिकल फिनोटाइप है और क्या जीनोटाइप है यहाँ पे।
सबको क्लियर है? लिख लो। राजा बॉटनी आपकी आज पूरी हो जाएगी। एएलपी की एग्जाम डेट अभी नहीं है, अगस्त के बाद ही देखने को मिलेगी, अभी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब देखो हमने एक पढ़ा डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावशाली अप्रभावशाली, दूसरा पढ़ा फिनोटाइप जीनोटाइप, तीसरी आती है कैटेगरी, मतलब नंबर 5वां लिखिएगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? और एक आता है हेट्रोजाइगस। हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, होमोजाइगस के क्या उदाहरण हो सकते हैं? 'When two alleles of a gene are different', जब एक जीन के दो एलील भिन्न हों। देखिए भाई, हम एक छोटी सी बात यहाँ पर जानते हैं कि मैम हमारे पास एक जीन का जोड़ा होता है ना, ये डीएनए में एक और एक, इस प्रकार से मान लीजिए ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का जीन है। इसके अंदर एलील्स होते हैं, एलील्स मतलब जो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या जो भी आप यहाँ पर नोट कर रहे हो, तो वह एलील्स है। अब अगर एक जीन के दो एलील एक जैसे होंगे, यानी कि देखो कंडीशन क्या बन सकती है? कंडीशन बन सकती है मैम ये एक दोनों समान है, या मैं कहूँ ये दोनों समान है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तब आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे? क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये मैं किसी के भी लिए कह सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपली अगर दोनों के एलील सेम है तो होमो, होमो वर्ड ही किसके लिए आता है? समान के लिए आता है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेम की बात कर रहे हैं। और हेट्रो मतलब विभिन्न, चीजें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर समान और अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं, इसी को होमो और हेट्रोजाइगस कहा जाता है, ठीक है। जीनोटाइप का एग्जाम्पल देखो, ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, ये जीनोटाइप ही है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे लिख दूं टॉल, तो ये वर्ड अपने आप में फिनोटाइप हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके जीन्स नहीं बता रही हूँ, मैं इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि वो दिखता कैसा है। मैंने कहा लंबा है, तो मतलब फिनोटाइप है, लेकिन उसके जीन्स क्या हैं, तब आप उसको कहेंगे जीनोटाइप, राइट। क्या इतनी बात को समझने में किसी को कोई समस्या लगी? लिखो इसे। हाँ भाई, रिया कुमारी समझ आया कि नहीं? बताओ भाई फटाफट से। सबको क्लियर हुआ? होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है? क्लियर है? इसको लिख सकते हो आप समयुग्मक, और ये हो गए आपके विषम युग्मक। कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है, तुम लेके चलते हो टफ तौर पे,
तुम लगता है नहीं मैम, जेनेटिक्स तो बहुत ही गंदा टॉपिक था, 10th में पढ़ा था, समझ में नहीं आया था, क्या होगा हमारा, आया कि नहीं आया बताओ अब मुझे जल्दी से। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम इस पूरे चैप्टर में बार बार देखेंगे, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमो, हेट्रो, फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब मान लीजिए मैं किसी एक पेयर को क्रॉसिंग में ले लेती हूँ, ठीक है, तो बन जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगला डेफिनेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड हम बना रहे हैं किसके माध्यम से, संकरण के माध्यम से। एक ऐसी विशेषता लेकर के हमने संकरण कराया, क्रॉस कराया, और उससे हम कोई हाइब्रिड यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझे कि नहीं। अभी देखो तुम्हें सारे जो टर्म्स लिखवाए हैं सब क्लियर हो जाएंगे, एक बार एक क्रॉस समझ लो। तो इसमें लिखिए, व्हेन वन एलील पेयर is considered for crossing, this is called as monohybrid cross। जब एक एलील के जोड़े को संकरण में, संकरण यानी कि क्रॉस, लिया जाता है, जैसे कि उदाहरण देखो भाई, मैंने कहा एक ही एलीलिक पेयर लूंगी मैं, ज्यादा नहीं लूंगी। एक एलील का पेयर यानी कि मैंने कहा कि भैया मैं ले लेती हूँ स्टेम की हाइट, मैंने एक ही जोड़ा उठाया है। स्टेम की हाइट कैसी हो सकती है मैम, टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है, बोलिए समझ आया कि नहीं। स्टेम की हाइट टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है, यानी लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है। तो पहले मैंने ये जो लिखा है ये क्या है, फिनोटाइप है, मैं देख करके बता रही हूँ, लेकिन फिर मैंने इसके जीन्स लिख दिए, टॉल, चलो भाई, टॉल और ड्वार्फ। तो ये टॉल के लिए आता है, ये ड्वार्फ के लिए आता है। अब हम जो इसकी क्रॉसिंग कराएंगे वो हमारा आगे जनरेशन पहली बन करके आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैम यहाँ पे ये वाला जो हम क्रॉस कराते हैं, ऐसे क्रॉस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं इस वाले क्रॉस को, कि अगर हम सेम चीज को कराएंगे तो क्या होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, लिख लो भाई इसको। वीडियो चल रही है, रुकी नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो अगर आपके एंड पे रुक रही है तो। जिसके भी एंड पे रुक रही है, एक बार एक काम करिए, इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए। कल क्लास नहीं हुई थी। चलिए भाई, सभी को क्लियर है। अमरीन शाह, क्लास का टाइम 8 AM ही है डेली।
डीएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है या जीन? ऋषिराज, डीएनए की जो बेसिक यूनिट है, मतलब डीएनए किससे मिलकर के बना है? तो मैम न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। मतलब उसमें एक नाइट्रोजन का बेस होगा, एक शुगर होगी और एक आपका फॉस्फेट होगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि उसके अंदर भी सबसे छोटा भाग क्या है, वो जो धागे बन रहे हैं उसके अंदर सबसे छोटा भाग क्या है, तो वो जीन का कहलाया जाता है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी जीन होती है। लेकिन डीएनए किससे मिलकर के बन रहा है, तब आप बताओगे कि न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है। ठीक है बेटा, मेरी क्लास ना पूरे 6 दिन रहती है हफ्ते में। वो बात अलग है कि कभी तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ग्लिच आ जाए तो आपकी छुट्टी हो जाती है, वरना आपका सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आप पढ़िए, आपकी कोई समस्याएं हो उन्हें आप पूछिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो ये कहानी है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब देखो सुनो, हमने कहा ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ कि ये इसका फिनोटाइप है। समझना इस बात को, बाद में लिख लेना। फिर मैंने इसके जीन्स लिखे, तो मैंने कहा बेटा ये जीनोटाइप बन चुका है। ठीक है, फिर हमने जैसा हम करते हैं इसके गैमीट्स अलग अलग कर लेते हैं, तो हमने इसके भी किए। और करने के बाद फिर हमने किया स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर में एक तरफ हमने मेल वाले लिखे और एक तरफ फीमेल वाले लिख दिए, और इसकी क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग कराई तो क्या बना, ये मिलकर के आए कुछ इस प्रकार से। अब इसकी प्रोजनी जो आएगी, यानी कि F1 जनरेशन जो हम पीढ़ी कहते हैं, इसमें क्या आए हैं, 100% कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि आप लिख सकते हो ऑल टॉल। क्यों भाई, ऑल टॉल लिख सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैम ये हमें लंबा दिख रहा है, बट क्या ये जो टॉल वाला वर्ड है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? यानी कि अगर देखिए आपको बोला जाए कैपिटल टी, तो इसे हम लिख सकते हैं होमोजाइगस। और कैसा है ये, टॉल है? बोलो हाँ कि ना। ये दोनों क्या है, समान है, तो इसको मैं होमोजाइगस टॉल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? एक थम्स अप का साइन भेजते चलो जल्दी जल्दी से कि मैम सेम है तो होमोजाइगस, और टॉल है लंबा फीचर दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखूं स्मॉल टी, तो मैं इसको होमोजाइगस ड्वार्फ लिख सकती हूँ। क्यों भाई, इसको होमोजाइगस बोना लिख सकते हैं कि नहीं? सेम है, होमोजाइगस और बोनेपन के लिए स्मॉल टी आ रहा है तो ड्वार्फ हो गया। बट अगर मेरे सामने नाम लिखा हो कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? आप बोलोगे मैम दोनों हैं, लेकिन प्रभावशाली कौन है, तो टॉल है, बट उसके लिए क्या लिखा जाएगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे? बताओ फटाफट से, बहुत सिंपल है चीजें, समझने का प्रयास तो करो। मैम आपको नजर लग गई है इसलिए भी चलो तुम पढ़ो जरा यहाँ पे। हेट्रोजाइगस है और टॉल है, इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, हेट्रोजाइगस टॉल बन जाएगा। हेट्रो नहीं, हेट्रोजाइगस टॉल पूरा नाम लिखेंगे नाम इसका, कि देखो भाई ये विषम युग्मज हैं और साथ में टॉल हैं। मैं इसको ड्वार्फ क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पर ये है बट इसके साथ ये बैठा है, तो ये अपना प्रभाव कभी भी दिखाई नहीं देने देगा। ठीक है, कभी दिखने ही नहीं देगा उसका प्रभाव। इसीलिए ऐसे वाले के फीचर में हम टॉल तो लिखते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसमें 100% आपने देख करके बोल दिया ऑल टॉल है, ये फिनोटाइप है इसका कि ये सारे टॉल हैं। मैं अगर इसको लिखती हूँ कि हाँ ऑल टॉल में भी ये कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसे होंगे भाई, हेट्रोजाइगस टॉल, यहाँ पर इसकी पीढ़ी बन जाती है। अब मान लो मैं इसी की पीढ़ी की दोबारा क्रॉसिंग कराऊं, यानी इसी जनरेशन से फिर से एक नई जनरेशन बनाना चाहूं, तो क्या होगा, तो मैम फिर एक और कहानी हो जाएगी। देखो जरा, मैंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने लिया कि इसी के जो चार बने इन्हीं की सेम दोबारा से क्रॉसिंग करा देते हैं। फिर से हमने इसके गैमीट्स बना दिए, अलग अलग कर दिया इनको, और फिर पुन्नेट स्क्वायर बना दिया और बनाया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी अगर मैं इसका रेशियो लिखूंगी तो यहां पर मुझे ये रेशियो नजर आ रहा है। क्यों भाई, यही रेशियो नजर आ रहा है। ये पहली पीढ़ी थी F1, ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी F2। F2 में ये वाला रेशियो क्या कहता है कि मैम देखो वैसे तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2,
1:1 यही होना चाहिए कि नहीं भाई? अगर मैं इसके जीन्स को देखूंगी तो 1:2:1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी आए तो हेट्रोजाइगस ड्वार्फ। अगर, सुनो इधर, अगर ये आता है तब भी वो टॉल हेट्रोजाइगस है, अगर ये आता है तब भी वो हेट्रोजाइगस टॉल है। इनको आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करता है जहां पर ये है। अब वही बात है ना मैडम कि मोटा व्यक्ति खड़ा है सामने, तो पीछे वाला उधर से थोड़ा इधर खिसक जाए इधर खिसक जाए फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मोटा व्यक्ति ऑलरेडी सामने है। तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम हेट्रोजाइगस टॉल कहते हैं, क्योंकि वो अपनी विशेषताएं थोड़ी दिखाना छोड़ देगा। अब यहां पर इसका ये 1:2:1 का रेशियो किसका है? जीनोटाइप का, क्योंकि इसके जीन्स इसी प्रकार से दिख रहे हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए फिनोटाइप का रेशियो बताओ, देख करके तुम्हें क्या लग रहा है, तो तुम कहोगे भाई मेरे ये भी टॉल है, ये दोनों भी टॉल है, और ये ड्वार्फ है। क्यों भाई, बोलो हाँ कि ना? तो मैम ये वाला होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है दोनों, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। तब हमारा रेशियो 2 टॉल, मतलब ये 3 टॉल तो 3:2 और ये 1। तो यहाँ पर 2 रेशियो निकल के आते हैं, जीनोटाइप का अलग, फिनोटाइप का अलग। इसीलिए फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइप का 1:2:1 आता है। राइट? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे एक बार एक भेज दो थम्स अप का साइन कि हमें ये क्रॉस पूरा समझ में आ गया। हाँ भाई, फटाफट से बताओ। बेटा इतनी बारीकी और इतने मतलब कहते हैं ना क्लियर, प्रॉपर एक एक वर्ड को खुल करके आपको समझाना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप भी समझिए, ये नहीं मिलेगा ऐसा कहीं। सबको आया समझ में कि सिंपली ये आपकी पहली पीढ़ी थी, पहला हमने लिया, इनके गैमीट्स बनाए, गैमीट्स बनाने के बाद ये क्रॉसिंग कर दी F1 जनरेशन, फिर इसी F1 में दोबारा इनके बच्चे करने देखे कि भाई इनमें क्रॉसिंग होके क्या बनेगा। तो F2 में 2 रेशियो नजर आते हैं आपके सामने, एक आया 1:2:1 जीनोटाइप का, और एक आया 3:1 फिनोटाइप का। क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीजें क्लियर है? क्यों आया, कैसे आया, सब क्लियर है? ठीक है। तो मैम यही सब चीजें हमने बोली कि इस प्रकार से आपका क्रॉस बन जाएगा। अब मुझे तुम खुद ही बताओ कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी की क्रॉसिंग कराते हो तो क्या बनेगा? बताते चलो भाई, प्रैक्टिस ही करेंगे मैम। क्या बनेंगे यहाँ पे? सीधे सीधे मैम, इसको एक तरफ यहाँ लिख लिया, एक को कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ बनेगा सेम, यहाँ बनेगा सेम, यहाँ बनेगा डिफरेंट, और यहाँ बनेगा डिफरेंट। इसका मुझे फिनोटाइप का रेशियो बताइए, इसका फिनोटाइप का रेशियो बताइए क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, और फिर बताओ जीनोटाइप का रेशियो। पहले फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा इसका? देखने में आपको कितने टॉल और कितने ड्वार्फ दिख रहे हैं? अमित दुबे, हाउ रेशियो 3:1? क्योंकि हमें दिख तो 3 टॉल रहे हैं ना, भले ही 2 होमोजाइगस हो और एक हेट्रोजाइगस हो। क्यों भाई? दिख तो हमें पिछले वाले केस में, इधर देखो, ये भी तो टॉल ही दिखेगा, इसको भी टॉल कहोगे, इन दोनों को भी टॉल कहोगे, कहोगे तो टॉल ही, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है टॉल, भले ही ये होमो हो और ये हेट्रो हो। इसीलिए तीनों टॉल हैं तो 3 बन गए, और एक अकेला बोना रह गया, उसको 1 लिख दिया, बन गया 3:1। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बनेगा कि मैडम यहाँ पे देखो ये दोनों टॉल हैं, पहले फिनोटाइप देख लेते हैं। तो फिनोटाइप में हमें दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि ये दोनों टॉल हैं, यानी कि 2 आपके टॉल हो गए और ये दोनों भी हमारे टॉल हैं, तो हम इसको भी टॉल लिखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का ही रेशियो है कि भैया ओवरऑल चारों हमें, फिनोटाइप में देखें तो क्या दिख रहा है? ऑल टॉल। फिनोटाइप में क्या दिख रहे हैं? सारे ही टॉल यहाँ पर दिख रहे हैं फिनोटाइप में देख करके। आप तो यही कहोगे ना मैडम, इसके अंदर भले ही जीन्स कैसे हो शरीर में, पौधा तो ये लंबा ही उगेगा। अगर मैं अंदर जीन्स में जाके देखूंगी तो मुझे देखने को मिलेगा कि ये दोनों कैसे हैं? होमोजाइगस टॉल हैं, और फिर आपके हेट्रोजाइगस टॉल आते हैं। तब आप जो रेशियो देखेंगे उसमें आएगा कैपिटल टी ये दोनों, और स्मॉल टी।
तब रेशियो बनेगा ये वाला 2:2 यानी 1:1 का रेशियो। बोलो आई कि नहीं कहानी? अल्टीमेटली इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 है। तो मैम जीनोटाइप में अलग अलग है तो उसको एक्सप्रेस करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर उसको इस हिसाब से बताएंगे। तो 2:2 का रेशियो अलग और आपका 1:1 का अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई कहानी कि नहीं हुई? ऐसे क्रॉस को जहां मैं सिर्फ एक कैरेक्टर लेती हूँ उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी ये सब जो हमने पढ़ा वो इसकी डेफिनेशन पढ़ी, और इसी आधार पे मेंडल साहब ने अपना पहला सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उन्होंने ये कहा कि भाई हम बता रहे हैं आपको प्रभाविता का नियम। क्या बता रहे हैं? प्रभाविता का नियम बता रहे हैं। इस पूरे क्रॉस को करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया, एक नियम दिया। क्या दिया? कि भैया यहाँ पे प्रभाविता का नियम आता है। कहने का मतलब क्या है? देखो सुनो और समझो ध्यान से कि व्हेन ओनली द डोमिनेंट characteristic appears when one characteristic of the parent that easily appears dominant and one characteristic of the parent that does not easily appear cross। यानी कि ये डोमिनेंस का लॉ ये कहता है, प्रभाविता का नियम ये कहता है कि भैया आप कैसा भी संकरण करा लो, अगर उसमें कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ है, मतलब अगर एक डोमिनेटिंग नेचर वाला है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और उसके साथ वाला जो अप्रभावशाली है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यानी किस प्रकार से डोमिनेटिंग वाला जीन अपने इफेक्ट को दिखा रहा है, यही इन्होंने अपने इस लॉ में, अपने इस स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया। मेंडल का वंशानुक्रम का पहला नियम कहा कहते हैं, ठीक है, प्रभाविता का नियम। इसके अनुसार संकर संतान केवल फिनोटाइप में प्रमुख गुण ही प्राप्त करेगी जो एलील के द्वारा दिए जाते हैं, उन्होंने अप्रभावी गुण कहते हैं, जबकि जो एलील गुण निर्धारित करते हैं उन्हें हम प्रमुख गुण कहते हैं। जो दिखा पाते हैं वो प्रमुख गुण होते हैं। इसको अगर आप प्रॉपर डिटेल में देखोगे तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। की लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्ति जो डिस्क्रीट यूनिट होती है उसके द्वारा होता है। ये पहले कारक कहलाता था, बाद में इसको हमने जीन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कारक जोड़े में होते हैं, यानी जीन जोड़े में होते हैं। वो कह रहे हैं यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी डोमिनेंट और दूसरा अप्रभावी बन जाता है। और उसी के साथ F1 में जो पहली पीढ़ी आती है उसके अंदर केवल एक जनक लक्षण का प्राप्त होना, और F2 में दोनों आपके देखे जाते हैं। ठीक है, ये प्रभाविता के नियम के द्वारा देखा जाता है, और इससे F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है ये हमने यहाँ पर समझा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव ये जो हमारी बेसिकली डेफिनेशन है, इसको समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था, और इसी को ये चीज बताई गई थी कि देखो पहली पीढ़ी में तो एक ही जनक आ रहा है ना, पहली वाली में तो सारे टॉल बन रहे थे, लेकिन दूसरी में हमने दोनों लक्षणों को यहाँ पे देखा। क्लियर है? मैम उसमें ड्वार्फ नहीं है। हाँ उसमें ड्वार्फ नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे आपका बन ही नहीं रहा था कुछ ऐसा। जरूरी नहीं है ना हो वहां पे, जैसे पहली पीढ़ी में सारे ड्वार्फ बनते हैं। तो ये नियम दिया था पहला। अच्छा ये पहला नियम हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इसके बाद एक नियम और आया, उसको कहते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी माता पिता से संतान बनती हैं तो उनके गैमीट्स, उनके युग्मज अलग अलग हो जाते हैं। यूजुअली मेल और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले स्पर्म और ओवम को बनाते हैं, यानी उनके गैमीट्स बनते हैं। इसी प्रकार से जब आप यहाँ बना रहे थे तो हमने पहले भी पढ़ाया, अब भी पढ़ाया कि देखो वो अलग अलग हो जाएंगे। वही चीज इसके अंदर आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब भी एग और स्पर्म बनेंगे तो दो एलील जो उसके लिए जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये कहानी देखो जरा यहाँ पे कि मैडम आपने इस प्रकार से इस स्टेज को ध्यान देंगे जरा, ये वाली स्टेज जो थी हमारी, ये वाली स्टेज की, इसमें हमने सारे गैमीट्स को क्या किया है अलग अलग। ये पहले जोड़े में था, फिर हमने इसे अलग अलग किया। यहाँ पर ये दोनों जोड़े में थे देखो, फिर हमने इन चारों को पहले अलग अलग किया। अलग नहीं करेंगे तो इनकी क्रॉसिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसी चीज को, इसी सेपरेशन को, इसी सेग्रीगेशन को उन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो एक इस अकेले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण जो हम करा रहे हैं एक विशेषता का, इसी से हमने दो सिद्धांत को देखा और समझा, एक डोमिनेंस का और एक आपका सेग्रीगेशन का, और उसी का स्टेटमेंट पूरा पूरा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इसे कहते हैं हिंदी में पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान प्रत्येक आनुवांशिक कारक की दो प्रतियां अलग अलग हो जाती हैं ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक प्राप्त कर सके। ठीक है, दूसरे शब्दों में कि युग्मक के निर्माण के दौरान जब हम एलील जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और निषेचन के दौरान बेहतर ढंग से फिर जुड़ जाते हैं, मतलब पहले अलग अलग होंगे फिर दोबारा जुड़ करके एक युग्मक बना लेते हैं। तो ये आपका प्रभाविता का नियम पहला था, और सेकंड वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है। ये सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगी, उससे लिख लेना आराम से, ये आते हैं पेपर में। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है भाई, ये पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। फिर ये तीसरा वाला नियम आएगा, इसको हम पढ़ेंगे अभी जब हम मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। अभी तो हमने एक कैरेक्टर को कॉपी कराया, मतलब क्रॉस कराया, अब हम दूसरे कैरेक्टर को भी यहाँ पर क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। आपके पेपर में ये पूछता है कि मोनो हाइब्रिड वाले क्रॉस से कौन कौन से दो लॉ तुमने समझे या कितने लॉ आपने समझे। आप बताओगे कि भैया ये दोनों किसके आधारित हैं, ये दोनों हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बताए गए हैं। और तीसरा वाला नियम मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि जिसमें हम दो विशेषताओं को लेकर के क्रॉस कराएंगे। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है अपने को। इस पूरी पीडीएफ में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी, कि देखिए मैडम ये जो हमारे गैमीट्स अलग अलग हो रहे थे, ये भाई प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था, इसके गैमीट को अलग अलग किया, ये बनाया, फिर इनको करा और फिर इसकी क्रॉसिंग करा दी। तो ये कहानी मोनोहाइब्रिड की थी, एक टॉल ड्वार्फ ही लिखा है। मान लो, सुन लो जरा इधर, मान लो कि नहीं मैडम मैं दो दो जोड़ी लेके चल रहा हूं। दो दो जोड़ी कैसे, मैंने कहा वाई वाई आर आर, क्या है ये, येलो और ग्रीन। ये हमारे जो फली है उसके अंदर बीज का रंग दिख रहा है। ठीक है, या तो वो पीली हो सकती है या वो हरी हो सकती है। मटर के दाने देखे हैं तो पीले होंगे या हरे होंगे। अब उस दाने का आकार कैसा होगा, या तो वो राउंड होगा या फिर वो सिकुड़ा हुआ होगा, रिंकल्ड होगा। कि देखो या तो फली ऐसी होगी, मतलब अंदर दाना जो है मटर का, या तो पिचका हुआ सा होता है, तुम कहते हो मीठी मीठी सी मटर है, या फूला हुआ सा होगा। तो हमने दो विशेषताओं को एक साथ लेकर फिर सेम पैटर्न पे क्रॉस करा दिया, यानी येलो राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड। पहले इन दोनों के क्रॉस कराए, ये बना, फिर उसके बाद इसी का दोबारा हमने सेम से क्रॉस कराया, फिर कुछ ऐसा बना। ये हमें क्रॉस पढ़ना नहीं है, पहले ही बता दूं, इतना आपके एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ये जरूर आता है कि F2 जो पीढ़ी बनती है किसमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो उसका रेशियो क्या आता है। तो याद रखना 9:3:3:3:1। ठीक है, ये F2 जनरेशन का क्रॉस यहां पर आता है। हाँ, सेग्रीगेशन का एग्जाम्पल सिमिलर है। सिमिलर क्या, हर जगह डाई हाइब्रिड हो मोनो हाइब्रिड हो, सब में जब भी हम गैमीट्स बनाते हैं ना तो पहले उन्हें अलग करते हैं, फिर जब बाद में उनकी क्रॉसिंग होती है तो वो एक हो जाते हैं। तो शुरुआत में अलग अलग होते हैं। तो ये होता है हमारा एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनके हमने गैमीट्स बनाए, येलो के लिए वाई वाई ले लिया, राउंड के लिए आर आर ले लिया, इसी का स्मॉल लेटर ले लेंगे तो ये हमारे डोमिनेटिंग से रिसेसिव हो जाते हैं, ये बन गए। क्रॉसिंग कराई, ये बन गया। तो ये सब चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी। और इसी के आधार पे हमने ये देखा कि जब हम एक की जगह इन दो फीचर्स को ले रहे हैं ना, तो ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से आजाद है, कैसे भी डिवाइड हो रहे हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है इस पर। वही चीज तीसरे नियम में बताई गई थी। ठीक है, कि जब दो आप ले लोगे तो ये भी स्वतंत्र रूप से, इसे कहते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून। ठीक है, मेंडल के वंशानुक्रम के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है, और बताता है कि युग्मक निर्माण के दौरान लक्षणों की एक जोड़ी दूसरी जोड़ी से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती है। बस यही चीज तीसरे लॉ में आता है ना। ये जैसे मोनोहाइब्रिड था, वैसे हमने एक की जगह दो ले लिए तो डाई हाइब्रिड बन गया। और डाई हाइब्रिड में दोनों को हमने ये कहा कि भाई दोनों जोड़ी अलग अलग हो जाती है इंडिपेंडेंटली। ये नहीं है कि येलो वाली राउंड पे डिपेंड होगी या ग्रीन वाली रिंकल्ड पे डिपेंड होगी तभी जीन्स बनेंगे।
ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाती हैं। तो ये कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, that during a dihybrid crossing of two pairs is independent to the each other। तो भाई ये था आपका जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर। एक बार इसको आज अच्छे से पढ़ना, ठीक है, एक बार इसको आज अच्छे से पढ़ना। कोई समस्या रहती है तो कल हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके कल इसमें डाउट्स होंगे उनको देख लेंगे। बाकी मेन मेन जो पार्ट था इसका वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बॉटनी की, अब देखो कल एक डाउट सेशन रख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग का आज इस पूरे बॉटनी में जो भी समस्या रहती है उसे कल खत्म करते हैं, फिर आगे से नया चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है अमृत। चलो क्लियर है। लॉ पूछ लेता है कभी कभी कि भाई लॉ किस बेसिस पर है, कौन से क्रॉस के बेसिस पर आया है, कैसे आया है ना। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, और अभी आगे इसके अंदर हम देखेंगे मॉर्गन की कहानी है, बहुत कुछ है। तो उन सभी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी चीजें कवर करेंगे कल आपके सेम टाइम सुबह के 8 बजे। गुंजन ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैंने चेक कर लिए थे सारी वीडियोस जो आपकी सेल टिश्यू न्यूट्रिशन जो आप बोल रहे थे उस बैच में अपलोडेड है। नहीं कल डाउट सेशन करते हैं और उसी अकॉर्डिंग जो रह जाएगा वो कवर करके कल बॉटनी वाले पार्ट को क्लियर करते हैं। अपने आप अलग होते हैं गैमीट्स, फिर उसके बाद ये एक हो जाते हैं। नहीं नहीं उपेंद्र, साथ में आप कर सकते हो, जॉब मत छोड़िए, साथ साथ में टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा बस डेडिकेशन के साथ डेली बेसिस पे काम करिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। हाँ इसको लिखना है, ये सब अभी मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, आप लिख लेना, ये जरूरी है, ठीक है, इसको नोट जरूर करिएगा। अच्छा विवेक ठीक है, मैं उसमें एक बार चेक कर लूंगी। ऑल राइट, चलो तुम मुलाकात करेंगे कल, और प्लांट का रिप्रोडक्शन भी रह गया है उसको भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या क्या कराना है ना। मस्त रहो, रिविजन करो, और बाकी अच्छे से अपना पढ़ते रहो। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।